नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथी अनुज हैं। आज की दो बड़ी खबरें हैं अनुज, दो बगल के राज्यों से हैं, बिहार और यूपी से। बिहार में आकाश आनंद पहुंच चुके हैं, दो यूपी के धुरंधर नेता, एक और आकाश आनंद, एक और अखिलेश यादव। और एक खबर यूपी की ये है कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, जो बहन जी हैं, उन्होंने जो है यूपी में एक बड़ा झटका जो है वो भाजपा को दे दिया है। तो इन दोनों खबरों को हम किस तरीके से देखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपने दोनों ही खबर आप लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं चुनावी राज्य बिहार से। आज चुनावी राज्य बिहार में अखिलेश यादव जो हैं वो महागठबंधन के लिए प्रचार करने पहुंचे और आकाश आनंद अपने लिए प्रचार करने पहुंचे। बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने एक आरोप वहां पर जाकर लगाए जो अखिलेश यादव आमतौर पर लगाते हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, पी टीम। बिल्कुल। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अखिलेश यादव के इस तरीके के आरोप लगाना, और फिर मैं बताऊंगा कि मैं इसको किस तरीके से देखता हूं। पहले आप बताइए किस मतलब ये जो आरोप अखिलेश यादव लगाते, क्या उनको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सिर्फ जो जिसे वो चाहे वही चुनाव लड़े? नहीं, अखिलेश यादव को लगता है कि चुनाव पे उनकी बपौती है, चुनाव लड़ना उनकी बपौती है और वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा वो बी टीम, सी टीम हो जाएगी। और अखिलेश यादव का ये आरोप कोई नया आरोप नहीं है, हर वक्त वो आरोप लगाते। अभी कांग्रेस अगर ये कह दे कि मैं अलग चुनाव लड़ूंगा तो कांग्रेस बी टीम हो जाएगी। आप सोचिए, अगर वहां आरजेडी, इसलिए उसको बी टीम नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो अखिलेश यादव की सजातीय पार्टी है। अखिलेश यादव वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप झारखंड चुनाव लड़ने पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर पहुंचे तो आप बी टीम नहीं थे क्या? अखिलेश यादव पूरे देश के अंदर कहीं भी चुनाव लड़े तो वो बी टीम नहीं है और अपने गठबंधन के साथियों के खिलाफ चुनाव लड़े। बड़ी बात यह है कि अपने गठबंधन के साथियों के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी जो कह रही है मुझे किसी से गठबंधन नहीं करना है, मुझे अपने समाज के लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना है, वो बी टीम हो जाती है। मतलब अखिलेश क्या ये चाहते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट लें? नहीं, अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं या तो वो समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टियों का विलय कर दे या तो समाजवादी पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाए। और इस देश का दलित इस बात को समझ चुका है, वो किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, किसी भी के सामने भी नतमस्तक नहीं। मुझे ऐसा लगता है, आपने ये लगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अखिलेश यादव जिस तरीके से सियासत करते हैं, बिल्कुल, एक तो मुझे सियासत में उनकी सीरियसनेस नजर नहीं आती। वो तो नहीं है। अब वो महागठबंधन का प्रचार करने पहुंचे हैं तो वहां पर वो प्रचार करने पहुंचे अपनी सजातीय आरजेडी का। कांग्रेस के साथ क्या संबंध है हमको दिख रहा है। दिल्ली में वो कांग्रेस के खिलाफ आपका प्रचार करते हैं कर रहे थे, और बिहार में वो आरजेडी के पक्ष में प्रचार करते हैं, आपके खिलाफ प्रचार करते हैं। अब वो ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम किसको कह रहे हैं? भाई प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल वहां चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा वहां चुनाव लड़ रही है, असुद्दीन ओवैसी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। गौरव भाई ये बात है, आखिर सिर्फ दलितों की पार्टी ही बी टीम क्यों? नहीं, वो सबको कह रहे हो, प्रशांत किशोर को पी टीम कह रहे हैं। तो पी टीम मतलब प्रशांत किशोर टीम, तो वो तो प्रशांत किशोर टीम है ही। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि वो इस देश के चुनाव आयोग हो गए हैं और वो चाहते हैं कि भैया उनसे पूछने आए, अखिलेश जी मैं चुनाव लड़ लूं या ना लड़ लूं, आप अगर आज्ञा देंगे तो हम चुनाव लड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो भाई लोकतंत्र है, हर किसी का अधिकार चुनाव लड़ने का बिल्कुल है। तो अखिलेश जी कौन होते हैं किसी को ए टीम, बी टीम, सी टीम, पी टीम कहने वाले? अच्छा, मैं एक चीज और देखता हूँ, आज आकाश आनंद सिवान पहुंचे। सिवान शहाबुद्दीन का वो क्षेत्र और जहां से उसामा उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन का दौर सबने जाना है बिहार में क्या रहा है, जंगल राज, एसिड से नहला दिया किसी को, और आकाश आनंद ने आज वहां से प्रचार की शुरुआत की। बिल्कुल। आप किस तरीके से देखते हैं कि आकाश आनंद और रामजी गौतम की जो जोड़ी है वो किस तरीके से बिहार में प्रचार को आगे बढ़ा पाएगी? क्या रामजी गौतम जिस तरीके से लंबे टाइम से काम कर रहे हैं बिहार में, क्या उसका असर होगा? रामजी गौतम, कई सारे मैं चुनावी राज्य देख चुका हूं जहां रामजी गौतम चुनाव से पहले प्रभारी रहते हैं, कोऑर्डिनेटर रहते हैं, क्योंकि दावे बहुत बड़े कर रहे हैं रामजी गौतम। मैं बता रहा हूं ना, कई सारे ऐसे राज्य, दिल्ली का एग्जांपल आप ले लीजिए, वहां रामजी गौतम ने चुनाव किया, चुनाव के बाद वो वहां से निकल गए। बिहार के अंदर चुनाव है, रामजी गौतम वहां काफी समय से, लंबे समय से काम कर रहे हैं। रामजी गौतम के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब देखना होगा रामजी गौतम कितना प्रभाव वहां के वोटर्स पर डालते हैं। हालांकि अगर वहां बिहार की एट्रोसिटीज की बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी की जो यूनिट है वो
उन एट्रोसिटीज पे वही सिर्फ यूनिट पहुंची है। कई बार हमने देखा अनिल पटेल करके एक नेता हैं बहुजन समाज पार्टी, वो आपने देखा होगा पहुंचे होंगे। लेकिन अब ये बिहार का जो रिजल्ट होगा, बिहार में बसपा कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा, पूरी दारो मदार जो है वो रामजी गौतम के ऊपर है। आकाश आनंद वहां पे सिर्फ एक स्टार प्रचारक के तौर पर गए, जैसे कि चुनाव में जाते जैसे अखिलेश यादव वहां गए हैं, ऐसे अखिलेश अच्छा, मैं एक चीज देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सियासत के दो नेता जिनकी जमीन यूपी है, आकाश और अखिलेश। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने आकाश आनंद के ऊपर एक टिप्पणी की थी, कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा भाजपा को उनकी जरूरत है। यही अखिलेश यादव थे, जब आकाश आनंद को निकाला गया तो कहा कि आकाश आनंद एक बढ़िया व्यक्ति, उनको नेता, वो एक मंजे हुए नेता हैं, उनको सियासत में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या लगता है, आकाश और अखिलेश की तकरार जो बिहार से शुरू हो रही है, कल रामगढ़ भी जाएंगे अखिलेश, जहां से पिंटू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और सिवान में आकाश आनंद थे, जो तकरार वहां से शुरू हुई, ये तकरार जब यूपी आएगी तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिहार चूंकि बहुजन समाज पार्टी के उस तरीके से, आकाश वहां पर अपने उम्मीदवार को जिताने गए हैं और अखिलेश वहां पर दूसरे अखिलेश जो गए हैं वहां दूसरे का मतलब बुलावे पे या जिस तरीके से उन्हें समर्थन करने गए, आकाश आनंद अपने घर को मजबूत करने के लिए वहां गए। और आकाश आनंद जो भी वहां पर एक्टिविटी करेंगे अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए करेंगे, और अखिलेश यादव दूसरे के कैंडिडेट के लिए जो भी करेंगे। वो टकरार जो वहां शुरू हुई है, जब वो टकरार उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज के दिन की परिस्थिति है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चूल्हे हिलने वाली हैं अगर वैसी ही टकरार मैं बिहार में इसको वार्म अप मैच देखूं दोनों के बिल्कुल बिल्कुल दोनों के बीच वार्म अप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको दंगल नजर आएगा जो समाजवादी पार्टी की जड़ें हिलाएगा। अभी जो ये कह रहे हैं हम पीडीए बना रहे हैं, आप देखिएगा जब उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके से चीजें हो जाती हैं, वो पीडीए धुआं धुआं आपको नजर आएगा। अच्छा, हम अब आते हैं यूपी की तरफ। उत्तर प्रदेश में आज बड़ी बैठक हुई और बहन जी ने ओबीसी की बैठक ली। बिल्कुल, मैं ये देखता हूं कि बहन जी भाजपा से एक बहुत बड़ी ताकत छीनने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो ओबीसी वोटर भाजपा को नतमस्तक होकर वोट कर रहा था, बहन जी ने उसमें सेंध लगानी शुरू कर दी। और अब तक ये ओबीसी भाईचारा की बैठक विश्वनाथ पाल लेते थे, आज बहन जी ने ये बैठक ली। एक जो औरा बना आ रहा है लगभग पिछले एक महीने से, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या बहन जी भाजपा के चंगुल में या भाजपा के हिंदुत्व के जबड़े में जो ओबीसी पड़ा है उसको खींच लाएंगी? देखो गौरव, ये जो कुछ चल रहा है ये अब से नहीं शुरू, ये 2 महीने की कथा नहीं है, ये कथा है 2024 का। जब लोकसभा चुनाव हुआ, बहन जी ने भाजपा के खिलाफ ठाकुर ब्राह्मण ऐसे तमाम कैंडिडेट उतारे, लगभग 16 से 17 सीटों पर, जिन सीटों पर सवर्ण समुदाय का वोट बैंक बटा और जिसकी वजह से इंडिया अलायंस जो 17 सीटें लगभग जीता है। ये लड़ाई वहां से शुरू हुई है। और उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा परिस्थिति में जो चीजें चल रही हैं, आज ओबीसी की एक बड़ी बैठक, उसमें स्पेशल जो टारगेट किया जा रहा है कि ओबीसी का जो वोटर बहुजन समाज पार्टी को पहले वोट देता था, उसे हम खींच के भारतीय जनता पार्टी के वहां से निकाल के लेके आएंगे। मैं इसको एक चीज में पॉजिटिव तरीके से ये देख रहा हूं अनुज जी, मैं देखता हूं कि बहन जी ओबीसी वोट बैंक पर टारगेट कर रही है, मुस्लिम के बाद ओबीसी और ओबीसी भाजपा का वोटर। और भाजपा ने हालांकि ओबीसी को लिया अपने साथ रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम पर, लेकिन दिया नहीं और बाहर से उसको हिंदुत्व के लिफाफे में लपेट दिया। अब वो 2 बार हिंदुत्व के लिफाफे में लिपटा रहा, भैया राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। अब ओबीसी कह रहा है भैया हमने राम मंदिर बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया, अब हमको ना आरक्षण मिला, ना हमारा बैकलॉग भरा, एनएफएस हमारी नौकरियां हो रही हैं, 69,000 शिक्षक आरक्षण भर्ती घोटाला है, टिकट मिल नहीं रहे हैं। और मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जो पिछड़े नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल की नाराजगी, जयंत चौधरी की नाराजगी, वो नाराजगी उनकी नहीं है, वो नाराजगी उनकी समाज की है, क्योंकि वो अपने वोटर में जा रहे हैं तो वोटर पूछ रहा है संजय निषाद से, भैया 2022 में जो लखनऊ बुला के वादा कराए थे एससी आरक्षण में लेने का और वो 1 जाति नहीं 17 जातियां थी, वो कहाँ है? अब संजय निषाद को आगे राजनीति करनी है, तो इसलिए वो भाजपा पर हमलावर है। तो ऐसे में मैं ये देख रहा हूं कि जो ओबीसी का वोटर है वो नाराज है, वो भाजपा से नाराज है, वो हिंदुत्व के लिफाफे में ठगा महसूस कर रहा है। और उसके लिए मैं आपसे एक मेरा सवाल ये रहेगा कि उसके लिए बसपा पर आना आसान है, क्योंकि बसपा उसका पहला घर है, और इसके पीछे का कारण वो सोशल इंजीनियरिंग है जो मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरू की थी, जो एक बड़ी जातियों का तबका था
खासकर अति पिछड़ी जातियों का तबका जो सिर्फ वोटर बनकर रहते थे। भैया SC ST तो रिजर्वेशन था, बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा लोकसभा में रिजर्वेशन था, तो SC ST मेंबर तो चुन के जाते थे, लेकिन OBC मेंबर जो नहीं पहुंच पाते थे। तो ऐसे में एक बड़े तबके को विधानसभा लोकसभा का मुंह दिखाया बसपा ने दिखाया, मंडल कमीशन दिखाया बसपा ने दिखाया, बिल्कुल, मंत्री बनाए, नाई जाति का मंत्री बनाया, पाल जाति का मंत्री बनाया, राजभर का बनाया, निषाद का बनाया, कुर्मी का बनाया, विश्वकर्मा का बनाया, कश्यप का बनाया, तमाम जातियों के मंत्री बनाए बसपा ने। तो क्या वो जो OBC वोटर उसका मोह भंग जो बीजेपी से हो रहा है, क्या अगर बहन जी इस तरीके से सक्रियता बरकरार रखती हैं तो क्या वो छलांग मार सकता है बसपा की ओर? देखिए, बसपा का OBC जो है, जैसा आपने कहा भी कि वो उसका पुराना वोटर है, पहला घर बसपा उसके लिए है। लेकिन जब बात करते हैं हम अखिलेश यादव की, तो एक बड़ा आरोप लगता है कि एक विशेष जाति ने उस OBC समाज का, जो अति पिछड़ा समाज का है, एक विशेष जाति को उसका फायदा मिला, लगातार वो उसका प्रतिनिधित्व खा रही है। दूसरी तरफ जब हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, अगर कांग्रेस चाहे कि OBC को हम ले लें, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 20% मुसलमान, उसके बाद OBC की इतनी बड़ी आबादी, और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अगर हम बात करेंगे तो किसको बनाया? अजय राय को। ऐसे ही सेम जब अखिलेश यादव के पक्ष में हम जाते हैं, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की, इतनी बड़ी तादाद OBC समाज के, लेकिन प्रदेश जो नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो माता प्रसाद पांडे की। एक तरफ ये बात करते हैं कि हम 2% 3% जाति जनगणना और दुनियादारी की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो सिर्फ उसी 2% 3% 15%। अच्छा, मैं एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कुछ दिनों पहले OBC आरक्षण में वर्गीकरण की मांग कर दी, नींव हिला दी सबकी। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि SC ST आरक्षण में वर्गीकरण जो है उसका विरोध जो किया गया, उसके पीछे कारण था SC ST एक्ट। बिल्कुल, एक्ट को मैं बड़ा कबूल मानता हूं। हालांकि उसमें बसपा ने यह कहा कि आप क्रीमी क्लियर लगा दीजिए, लेकिन एक्ट OBC आरक्षण में अगर वर्गीकरण किया जाए, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा और पिछड़ा, तो इसमें कोई एक्ट वाला मामला तो है नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल, तो ये तो आरक्षण के बंटवारे की बात है। अगर बसपा इस फॉर्मूले का समर्थन कर देती है वर्गीकरण वाले का, तो जो अति पिछड़ा अपना पूरा आरक्षण दे दिया है चुनिंदा जातियों को, और उसको जो आरक्षण उसके लिए फिक्स हो जाएगा, तो क्या वो बसपा की तरफ आए? क्योंकि भाजपा में ये करने की कुव्वत नहीं। देखो, भाजपा से तो OBC अब उब चुका है, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाजपा और सपा में ये करने की कुव्वत नहीं है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी इस लाइन पे जा सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अंतिम उद्देश्य यही है कि अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को सारी सुख सुविधाएं और बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी, आप देखिए, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, और जब उसने अपनी राजनीति शुरू की, जिस अति पिछड़े समाज को कभी भी किसी ने पूछा नहीं था, लगभग 17 ऐसी जातियां हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था, जो राजनीति में कदम भी नहीं रख सकती थी, उनको नेता बनाया, उनको मंत्री पद दिए, उनकी राजनीति शुरू हुई, और आज लोग उनके आगे लंबा लोट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अगर इस लाइन पे आती है, और बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही वो कुव्वत है जो ये कर सकती। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जिसने सबसे पहले शासन बनाने के बाद ये कहा कि बैकलॉग। अच्छा, मैं ये देखता हूं कि अगर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ये देखता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ से कोई पिछड़ा वोट छीन सकता है तो वो बसपा छीन सकती है, सपा नहीं छीन पाएगी। सपा तो नहीं छीन पाएगी, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं हैं। जब आप जाएंगे, जैसे अभी मैं ताजा घटना ले लूं, अखिलेश यादव सरकार में नहीं है, आप कौशाम्बी का मामला ले दीजिए, मामला निकला था अति पिछड़े समाज की बेटी के साथ हुआ, और अखिलेश यादव पता नहीं क्या कर रहे थे, आनन फानन में उस जो आरोपी था उसके पक्ष में खड़े हो जाते। तो अब वही बात है कि जो पाल गडरिया समाज है, जो अखिलेश यादव का बयान देखेगा तो क्या वो अखिलेश को वोट कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। अपनी बहन बेटी के साथ इस तरीके की घटना, और उसके साथ आरोपी के साथ तो मैं तो ये देख रहा हूं कि बहन जी ने तो योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत छीन ली है। बिल्कुल, बहन जी का पहला टारगेट यही है कि जब तक भाजपा से अति पिछड़ा समाज निकलकर नहीं आएगा, तब तक भाजपा को हराना नामुमकिन है। और वो कुव्वत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी अब से नहीं, लगातार जब से उन्होंने रैली के बाद से ही अति पिछड़ा समाज की जो बैठकें कर रहे हैं, विश्वनाथ पाल को स्पेशली उसी बात के लिए लगाया है, और लगातार वो कार्यरत हैं, लगातार OBC समाज को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और लोग जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थी हम लोगों की बातचीत आज की, जिसमें
हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बात की बिहार की, बिहार से यूपी आए, लेकिन बड़ी बात यह है कि ओबीसी का एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा फंडा जो है बिल्कुल वो इस समय यूपी में नजर आ रहा है। इस बातचीत को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें लिखकर बता सकते हैं। और आप दोनों ही चैनल पर, गौरव का चश्मा और जनपथ लाइव पर ये वीडियो देख रहे हैं, आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।